हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। हॉस्पिटल में अंतरा ने सुधीर से कहा कि वो उसे कुछ बताना चाहती है। सुधीर ने कहा, हाँ तो बोलो ना बेटा। अंतरा ने हिचकिचाते हुए बताया, दरअसल बात यह है मामा कि मैं बहुत जल्द शादी करने वाली हूँ। यह सुनते ही सुधीर दंग रह गया। क्या? किसके साथ? अंतरा ने बताया, आपको याद है ना, हम रोम में उस टूर ग्रुप के साथ घूमने गए थे। वो उस ग्रुप में हमारे साथ ही थे। सुधीर ने हैरानी के साथ पूछा, बेटा तुम ठीक तो हो ना? उस टूर ग्रुप में सारे के सारे सीनियर सिटीजन्स थे। तुम किसी बूढ़े आदमी के साथ शादी कर रही हो? अंतरा हंस पड़ी। नहीं मामा, वो बूढ़े नहीं हैं। मुझसे सिर्फ 4 साल बड़े हैं। आपने उन्हें देखा भी होगा। आपको याद है, रोम के होटल से जब पहले दिन हम टूर पर निकल रहे थे और गाइड सबकी हाजिरी लगा रहा था, तब वो सबसे आखिर में आए थे। सुधीर को याद आया। अच्छा अच्छा, तुम उस आदमी की बात कर रही हो जो टूर अधूरा छोड़कर बीच से ही चला गया था? अंतरा ने हामी भरी। सुधीर ने याद करते हुए कहा, हाँ बेटा, दिखने में तो वो आदमी ठीक ही था। कपड़े वगैरह देखकर भी यही लग रहा था कि अच्छे परिवार से होना चाहिए। पर शादी के लिए यह सब बातें मायने नहीं रखती। सबसे ज़्यादा ज़रूरी उसका कैरेक्टर है। और यह बात, सुधीर आगे कुछ कहे उसके पहले ही अंतरा ने कह दिया, आप फिक्र मत करो मामा। आपको मेरे जजमेंट पर भरोसा नहीं है क्या? सुधीर ने तुरंत कहा, बेटा रुद्र के साथ शादी करने का भी तुम्हारा ही फैसला था, पर वो आज जेल में है। अपने मामा की यह बात सुनकर अंतरा की बोलती बंद हो गई थी। यह देखकर सुधीर ने धीरे से कहा, मैं तुम्हें कोई ताना नहीं दे रहा था बेटा। मैं तो बस तुम्हें याद दिला रहा था कि वैसी गलती अब दोबारा मत करना। बाकी तुम्हारा जो भी फैसला होगा मैं उसे स्वीकार कर लूँगा। अगर तुम उस आदमी को सच में पसंद करती हो तो बेशक शादी कर लो, पर इस बार खुद की सेफ्टी देखकर ही फैसला लेना। अंतरा ने मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिलाया। तब तक मिस्टर शैडो ने दरवाजे पर आकर अंतरा का नाम पुकारा। अंतरा ने उसकी तरफ देखकर तुरंत टोका, आपको मैंने वार्ड से निकलने के लिए मना किया था ना, फिर यहाँ क्यों आए? मिस्टर शैडो अंतरा की बात को नज़रअंदाज करते हुए सुधीर के पास गया और कहा, मामा जी आप ठीक तो हो ना? सुधीर ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटा ठीक हूँ। मिस्टर शैडो ने कहा, हम रोम में मिले थे, आपको याद होगा? सुधीर ने हाँ में सिर हिलाया। बिल्कुल याद है। किस्मत कैसे कैसे खेल खेलती है ना। उस पहली मुलाकात में हम में से किसी ने नहीं सोचा था कि आगे चलकर तुम्हारी और अंतरा की शादी होगी। यह सुनकर मिस्टर शैडो ने हैरानी से अंतरा की तरफ देखा। वो तुरंत सर झुकाकर अपने बाल ठीक करने का नाटक करने लगी। मिस्टर शैडो को समझ आ गया कि अंतरा ने उन दोनों की शादी के लिए दादी से वादा किया था। उसके बारे में ही बात चल रही होगी। मिस्टर शैडो को लगा था कि अंतरा यह शादी किसी को बताए बिना चुपचाप कर लेगी और दादी की आखिरी इच्छा पूरी करने के बाद लंदन लौट जाएगी। पर उसने यह कभी नहीं सोचा था कि अंतरा अपने मामा को भी इस बारे में बताएगी। क्या इसका यह मतलब था कि अंतरा चाहती थी कि यह शादी धूमधाम से हो? मिस्टर शैडो यह सब सोच रहा था। तब अंतरा ने कहा, दरअसल हमारे बस्ती वाले घर में आग लग गई थी, तो अब मामा मेरे साथ रहेंगे। आप अपने वार्ड में जाओ, मैं मामा को छोड़कर वापस आती हूँ। मिस्टर शैडो ने कहा, मैं तुम लोगों को लेकर चलता हूँ। अंतरा ने मना किया, फिर भी मिस्टर शैडो नहीं माना। वो तुरंत हॉस्पिटल से बाहर चला गया। जब तक अंतरा और सुधीर बाहर निकले तब तक मिस्टर शैडो पार्किंग से गाड़ी निकालकर पोर्च में ले आया था। सुधीर ने सीढ़ियां उतरते हुए धीरे से अंतरा के कान में कहा, बेटा लड़का अच्छा मालूम पड़ रहा है। इसे पता है कि बड़ों की रिस्पेक्ट कैसे करते हैं। ऊपर से स्वभाव से भी शांत लग रहा है। यह सुनकर अंतरा कुछ बोली नहीं, सिर्फ मुस्कुराई। सुधीर ने आगे कहा, जब हम रोम में थे तब मुझे लगा था कि तुम और वो ऋषभ एक दूसरे को पसंद करते हो। सच कहूँ तो ऋषभ तुम्हारे लिए ठीक है या नहीं, इस बारे में तब मैं दुविधा में था। बेशक वो अच्छा आदमी है, पर तुम्हारे साथ उसकी जोड़ी नहीं जमेगी। वो बहुत उतावला है। उसे किसी सीधी सादी लड़की के साथ शादी करनी चाहिए।
तुम्हारे साथ नहीं, क्योंकि तुम बिल्कुल अपनी माँ की तरह हो, जिद्दी। सुधीर के यह बोलने तक वो लोग गाड़ी के पास पहुंच गए थे। सुधीर पीछे वाली सीट में बैठा और अंतरा आगे वाली। उसके बाद मिस्टर सैडो ने गाड़ी चलाई। सुधीर ने आगे मिस्टर सैडो की तरफ थोड़ा झुक कर पूछा, बेटा आपने अपना नाम नहीं बताया। मिस्टर सैडो ने कहा, सॉरी मामा जी, मेरा नाम कबीर जिंदल है। यह सुनकर सुधीर मुस्कुराया। उसके बाद सुधीर को बात करने के लिए कोई टॉपिक नहीं सूझा। कुछ ही देर में वो लोग होटल सहारा पहुंच गए। सुधीर और अंतरा उतरकर होटल में दाखिल हुए और मिस्टर सैडो गाड़ी पार्क करने चला गया। सुधीर और अंतरा लिफ्ट का इंतजार कर रहे थे। तब सुधीर ने कहा, पता नहीं बेटा, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कबीर से पहले मिल चुका हूँ। अंतरा ने कहा, आप उसे रोम में मिले थे, बताया ना मैंने आपको। सुधीर ने कहा, वो तो मुझे पता है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं उससे कहीं और भी मिला हूं। अंतरा को पता था कि सुधीर और मिस्टर शैडो की पहली मुलाकात आहूजा निवास के बाहर हुई थी। हालांकि तब मिस्टर शैडो ने मास्क पहन रखा था, पर वो सुधीर को यह सब बातें नहीं बताना चाहती थी। इसलिए उसने कह दिया, नहीं मामा, यह आपका वहम है। उसने यह कहा, तब तक मिस्टर शैडो भी वहां आ गया। तीनों लिफ्ट से ऊपर चले गए। अंतरा के रूम में पहुंचने के बाद अंतरा ने कहा, मामा आप यहाँ आराम कीजिए, मैं थोड़ा सामान लेकर आती हूँ, उसके बाद आपके लिए कुछ खाना बना दूंगी। मिस्टर शैडो ने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। अंतरा ने फिर एक बार कहा कि मिस्टर शैडो को हॉस्पिटल लौटकर अपनी तबीयत का ख्याल रखना चाहिए, पर वो कहाँ मानने वाला था। दोनों नीचे उतरे और होटल के पास वाली सुपरमार्केट की तरफ गए। रास्ते में अचानक मिस्टर शैडो की कहीं पर नज़र पड़ी और उसने अंतरा का हाथ पकड़कर कहा, मेरे साथ चलो। अंतरा कुछ पूछे कि वो उसे कहाँ ले जा रहा है, उसके पहले मिस्टर शैडो उसे एक इंटरनेशनल ब्रांड के जूतों के शोरूम में लेकर आ गया। उसने कहा, जब से तुम लंदन से लौटी हो, तब से मैं देख रहा हूँ कि तुम हील्स पहनने लगी हो, जो कि तुम्हें कभी पसंद नहीं थे। इसलिए आज मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे फेवरेट स्नीकर्स खरीद रहा हूँ। देख लो तुम्हें कौन सा वाला पसंद है। यह सुनकर अंतरा के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। उसने बिना कोई बहस किए डिस्प्ले में रखे स्पोर्ट्स शूज और स्नीकर्स देखना शुरू किया। थोड़ी बहुत पैटर्न्स और कलर देखने के बाद उसने एक डार्क ब्लू कलर के स्नीकर्स पसंद किए। साइज और फिटिंग ट्राई करने के लिए सेल्स गर्ल नीचे बैठी, पर मिस्टर शैडो ने उसे मना कर दिया और खुद नीचे बैठकर अंतरा के हील्स निकाले। अंतरा को ऐसा लगा कि उसके पैरों से किसी ने वजनदार बेड़ियां निकाल दी हो। उसके बाद मिस्टर शैडो ने अंतरा को वो स्नीकर्स पहनाए। अंतरा के गोरे पैरों पर डार्क ब्लू कलर बहुत जच रहा था। अंतरा को ऐसा लगा कि अचानक से उसके पैर हल्के हो गए हैं। मिस्टर शैडो ने पेमेंट किया और उसके बाद दोनों बाहर निकल गए। दोनों बातें कर रहे थे। तब मिस्टर शैडो का किसी पर ध्यान पड़ा। उसने अपनी आंखें छोटी करके उस तरफ ध्यान से देखा और इशारा किया, अंतरा वहां देखो। अंतरा ने उस तरफ देखा तो दो जाने पहचाने लोग वहां खड़े थे। वो दो औरतें थी, जिसमें से एक ने पुराने और मैले कपड़े पहने थे। पहली नज़र में अंतरा उसे पहचान नहीं पाई। कुछ पल देखने के बाद उसे समझ आया कि वो लता थी और उसके साथ गायत्री नहीं थी, बल्कि एक अधेड़ उम्र की औरत खड़ी थी, जिसने नए और ब्रांडेड कपड़े पहने थे। अंतरा ने हैरानी से पूछा, मिसेस जिंदल ने अभी तक लता से दोस्ती बनाए रखी है? मिस्टर सैडो ने कहा, इस रिश्ते को दोस्ती कहने से दोस्ती शब्द की बेइज्जती हो जाएगी, क्योंकि लता के लिए आंटी सिर्फ एक एटीएम मशीन है। अंतरा बोली, मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा। लता ने उनका इतनी बार इस्तेमाल किया, फिर भी वो लता के साथ कैसे कोई रिश्ता रख सकती हैं? वो लता की असलियत पहचान नहीं पाई, या फिर पहचानना ही नहीं चाहती। मिस्टर शैडो ने एक आह भरी। लता को छोड़कर अब आंटी की और कोई दोस्त नहीं बची। लता चापलूसी करके उन्हें खुश करती है और बदले में आंटी उसे पैसे दे देती है। हमारे परिवार के पास पैसों की कमी नहीं है, पैसों तक मामला ठीक है, पर मुझे डर है कि कहीं फिर से लता आंटी का फ़ायदा उठाकर हमारे परिवार के लिए कोई मुसीबत ना खड़ी कर दे। अंतरा को भी पता था कि लता ऐसी नागिन है जो ज़्यादा टाइम तक किसी को डसे बिना रह नहीं सकती। मिस्टर सैडो और अंतरा ने उन दोनों पर से नज़रें हटाई और वापस सुपरमार्केट की तरफ चलने लगे।
अचानक अंतरा को कुछ याद आया और उसने मिस्टर सैडो से पूछा, अभी भी लता और गायत्री नाइट क्लब में रहते हैं? मिस्टर सैडो ने जवाब में कहा, हाँ। क्यों, तुम्हें अब उन दोनों पर दया आ रही है क्या? अंतरा ने तुरंत नकार दिया, बिल्कुल नहीं। उनकी वजह से पहले मेरी माँ की जान गई और उसके बाद मेरे बच्चे की। अब जिंदगी भर मुझे उन लोगों पर दया नहीं आ सकती। बच्चे का नाम सुनते ही मिस्टर सैडो के चेहरे पर भी उदासी छा गई। उसके बच्चे की मौत भी उसके दिल में एक गहरा घाव था जो कभी भर नहीं सकता था। बच्चे को खोने का दुख क्या होता है, यह बात इंसान बिना माँ या बाप बने नहीं समझ सकता। मिस्टर सैडो इन सब ख्यालों में था, तब अंतरा ने कहा, जब से मैंने सुना है कि हमारी बस्ती वाले घर में आग लगी है, तब से पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यह आग किसी ने जानबूझकर लगाई है, और ऐसा करने वाला लता और गायत्री के अलावा मुझे कोई याद नहीं आ रहा। अगर उन दोनों ने सच में ऐसा किया है तो मैं उन्हें छोड़ूंगी नहीं। यह सुनकर मिस्टर सैडो ने कहा, तुम्हें जो भी करना है उसमें मैं तुम्हारा ज़रूर साथ दूंगा, पर इस बार हमें सावधान रहना पड़ेगा। पिछली बार हमें लापरवाही की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी। यह सुनकर अंतरा ने कुछ बोला नहीं, सिर्फ हाँ में सर हिलाया। अब तक दोनों सुपरमार्केट पहुंच चुके थे। जरूरत की चीजें खरीदने के बाद मिस्टर सैडो अंतरा को वापस होटल सहारा छोड़ने आया। होटल के एंट्रेंस पर आकर अंतरा ने कहा, अब तो मैं बिल्कुल सेफ हूँ। आप हॉस्पिटल लौट जाइए, मैं डेविड को कॉल करके आपके पास आने के लिए बोल दूंगी। इतना बोलने के बाद अंतरा होटल के अंदर जा रही थी, तब मिस्टर सैडो ने उसे पुकारा। वो रुक गई और वापस मिस्टर सैडो की तरफ मुड़ी। मिस्टर सैडो ने कहा, मैंने दादी को बता दिया है कि तुम शादी करने के लिए तैयार हो। उन्होंने तुमसे यह पूछने के लिए कहा है कि अगर तुम्हें किसी खास रीति रिवाज से शादी करनी हो तो बता देना, हम सब कुछ उसी के हिसाब से करेंगे। शायद दादी ने यह बात इस वजह से पूछी थी क्योंकि इंडिया में हर एक बिरादरी के अलग अलग रीति रिवाज होते हैं, पर हकीकत तो यह थी कि बंसल परिवार के दूर दूर तक कोई रिश्तेदार नहीं थे और अंतरा की माँ तो रही नहीं थी। बचे थे उसके मामा, जिन्हें यह सब बातें पता नहीं थी। अंतरा ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे हिसाब से सब कुछ सादगी से होना चाहिए। बाकी दादी को जो पसंद हो वो मुझे मंजूर है, क्योंकि आखिर यह शादी दादी माँ के लिए हो रही है। उन्हें ही सब कुछ तय करने दो, उनकी पसंद मेरी पसंद होगी। मिस्टर शैडो ने हामी भरी और पार्किंग की तरफ चलने लगा। अंतरा ने उसे रोक कर कहा, इन जूतों के लिए थैंक यू। मिस्टर शैडो मुस्कुराया और फिर मुड़कर पार्किंग की तरफ चला गया। अगले दिन सुबह अंतरा सीधे पुलिस स्टेशन गई। आग? पुलिस कांस्टेबल ने पूछा। अंतरा ने हाँ में सर हिलाया। जी, और मुझे शक है कि किसी ने जानबूझकर हमारे घर पर यह आग लगाई है। यह सुनने के बाद कांस्टेबल ने अंतरा से काफ़ी सारे सवाल पूछे। अंतरा ने हर एक सवाल का जवाब दिया। कंप्लेंट फाइल होने के बाद पुलिस अंतरा को साथ लेकर बंसल परिवार के घर पर गई। मोहल्ले की पतली गलियों में पुलिस गाड़ी के सायरन गूंज उठे। वैसे तो इस मोहल्ले में ज़्यादातर गरीब लोग रहते थे, पर जैसे गेहूं के साथ कंकर होते हैं, वैसे ही ऐसी जगह में कुछ छोटे मोटे गुनहगार और बदमाश भी रहते थे। मोहल्ले में पुलिस आई है, यह बात पता चलते ही लगभग सभी घरों से लोग तमाशा देखने के लिए बाहर आ गए, पर उन लोगों ने कभी सोचा नहीं था कि पुलिस बंसल परिवार के घर पर जाकर रुकेगी। मोहल्ले के लोग आपस में बातें करने लगे, पुलिस इस घर से किसे गिरफ्तार करने आई होगी। मैं भी वही सोच रहा हूँ। यहाँ तो अब अकेला सुधीर ही रहता है, पर उसने तो आज तक कोई गलत काम नहीं किया। लगता है कि उसने अपनी भाभी लता को ऊपर पहुंचा दिया है। हा हा हा, अगर उसने ऐसा किया है तब तो उसे कोई सजा नहीं मिलनी चाहिए। उस औरत ने गंद मचा रखी थी, उसकी वजह से बंसल परिवार तबाह हो गया। धीरे धीरे भीड़ बढ़ती गई और उन लोगों की बातें अंतरा को सुनाई देने लगी। अंतरा को पता था कि पूरा मोहल्ला जानता है कि लता किस तरह की औरत है। उसने अपनी ज़िंदगी में कई सारे गलत काम किए थे, पर आज तक वो कानून के हाथ नहीं लगी थी। उसकी वजह से अंतरा के बड़े मामा तो चल ही बसे थे और अब छोटे मामा भी मरते मरते बचे थे। फिर भी लता इस वक्त बेफिक्र होकर कहीं मौज कर रही होगी। अंतरा यह सब सोच रही थी
तब एक पुलिस सब इंस्पेक्टर उसके पास आया। उसका नाम रुपेश शिंदे था। वो एक नौजवान पुलिस ऑफिसर था। उसने अंतरा से पूछा, आपने अपना नाम जैनी बताया था ना? अंतरा ने हामी भरी। शिंदे ने पूछा, यह आपका घर है? अंतरा ने ना में सर हिलाया। नहीं, यह मेरी एक दोस्त का घर है। दरअसल वो पिछले 4 सालों से अब्रॉड रहती है, इसलिए उसने मुझे अपने परिवार का ध्यान रखने के लिए कहा है। इस घर में मेरी दोस्त के मामा रहते हैं। कल यहाँ आग लग गई थी। मामा बुजुर्ग हैं, इसलिए उनके बदले में पुलिस कंप्लेंट करने मैं आई थी। अंतरा से बात करने के बाद पुलिस वालों ने पूरे घर का मुआयना किया। जब शिंदे घर के पीछे गया तो उसे खिड़की के नीचे एक सफ़ेद रंग का कैन पड़ा हुआ मिला। उसने उठाकर सूंघा। उसमें केरोसिन की स्मेल आ रही थी। तब तक उसे खिड़की के नीचे वाइट फास्फोरस भी दिखा, जो कि एक ज्वलनशील पदार्थ होता है। शिंदे ने अंतरा के पास जाकर पूछा, क्या आपकी दोस्त के मामा का केमिकल प्रोडक्ट्स का कोई काम है? मतलब किसी केमिकल फैक्ट्री में काम करते हो या फिर केमिकल्स की दुकान चलाते हो? अंतरा ने अपना सर ना में हिलाया। वो ऐसा कोई काम नहीं करते। यह सुनकर शिंदे ने कहा, तो फिर आपने जो बताया था उसकी पूरी संभावना है कि किसी ने जानबूझकर आग लगाई थी। इतना कहने के बाद शिंदे ने कहा, इस मोहल्ले को देखते हुए लगता नहीं कि यहाँ आसपास किसी के घर के बाहर सीसीटीवी होगा। हमें इन्वेस्टिगेशन शुरू कर रहे हैं, पर थोड़ा वक्त लग सकता है। अंतरा को भी पता था कि शिंदे सही कह रहा है। कोई सबूत मिलना नामुमकिन के बराबर था। अचानक अंतरा को कुछ सूझा और उसने शिंदे से कहा, सर, दरअसल मुझे किसी पर शक है। क्या आप उन्हें पुलिस स्टेशन पर बुलाकर पूछताछ कर सकते हैं? शिंदे ने कहा, बिल्कुल। इनफैक्ट मैं आपको अभी वही पूछने जा रहा था कि आपकी दोस्त की किसी से दुश्मनी है जो यह काम कर सकता है। अंतरा को पता था कि सुधीर को गुस्सा बहुत जल्दी आता है। इतने सालों में मोहल्ले में कई लोगों के साथ उसका झगड़ा भी हुआ हो सकता है, पर मोहल्ले में कोई ऐसा नहीं था जो कि बदला लेने के लिए घर में आग ही लगा दे। इसलिए अंतरा को लता और गायत्री के अलावा और कोई नाम नहीं सूझा। अंतरा ने उन दोनों का नाम बता दिया और साथ में उन दोनों के फोटोज भी पुलिस को दे दिए। सुबह यह सब हुआ और दोपहर को अंतरा को पुलिस स्टेशन से कॉल आया कि वो लोग लता और गायत्री को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन लेकर आए हैं। यह बात पता चलते ही अंतरा बिना लंच किए ही पुलिस स्टेशन के लिए निकल गई। लता और गायत्री पुलिस स्टेशन के इंटेरोगेशन रूम में बैठे थे। अंतरा दरवाजे की खिड़की से उन दोनों को देख रही थी। उसने जितना सोचा था, लता और गायत्री की हालत उससे भी बदतर हो गई थी। लता अपने यूनिफॉर्म में थी, मतलब वो क्लब में काम कर रही थी। वहीं से पुलिस उसे लेकर आई थी। लता के आधे से ज़्यादा बाल सफ़ेद हो चुके थे। ऐसा लग रहा था कि 4 सालों में उसकी 20 साल जितनी उम्र बढ़ गई थी। और गायत्री तो इतनी पतली हो गई थी कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई कंकाल बैठा हुआ है। अगर गायत्री ऐसे ही कहीं रास्ते में अंतरा को मिली होती तो शायद अंतरा उसे पहचान भी नहीं पाती। एक वक्त मेकअप की परतें लगाने वाली गायत्री की आज ऐसी हालत हो जाएगी, यह किसी ने सोचा भी नहीं होगा। शायद खुद अंतरा ने भी नहीं। पुलिस स्टेशन में आकर ही गायत्री का चेहरा पीला पड़ चुका था और ऊपर से उसे इंटेरोगेशन रूम में बिठा दिया गया था। इस कमरे के बीच में पीली रोशनी वाला सिर्फ बल्ब लटक रहा था, जिससे लता और गायत्री जहाँ बैठे थे सिर्फ उतनी जगह पर ही रोशनी पड़ रही थी। बाकी पूरा कमरा अंधेरे से घिरा हुआ था। इस डरावने माहौल से गायत्री कांप रही थी, पर दूसरी तरफ लता काफी हद तक शांत थी। उसकी आंखें बहुत तेजी से इधर उधर घूम रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो गिल्टी फील कर रही थी, पर वो भी पुराना चावल थी। इतनी आसानी से वो अपना गुनाह कबूल नहीं करने वाली थी। और वही हुआ। उसने सब इंस्पेक्टर शिंदे से कहा, सर, आपको कोई सबूत मिला कि हमने यह सब किया है? अगर नहीं तो हमें छोड़ दो, क्योंकि कानून मुझे भी पता है। आप किसी को इस तरह से हवालात में बंद नहीं कर सकते। अगर आप हमें अभी के अभी नहीं छोड़ोगे तो फिर हमारे लिए एक वकील का इंतज़ाम कीजिए। जब तक वकील यहाँ नहीं आएगा तब तक मैं आपके एक भी सवाल का जवाब नहीं दूंगी। और जिस किसी ने हमें बदनाम करने के इरादे से हमारे खिलाफ कंप्लेंट की है, उसके ऊपर मानहानि का दावा भी करूंगी।
शिंदे पर उसकी बात का कोई असर नहीं पड़ा। उल्टा उसने कड़ी आवाज में लता से पूछा, ऐसी धमकियां हम रोज सुनते हैं, समझी? सीधी तरह से यह बताओ कि तुम दोनों की उस परिवार से क्या दुश्मनी है? लता ने बिना डरे शांति से जवाब दिया, मेरी उस परिवार से दुश्मनी क्यों होगी? मैं खुद उस परिवार से हूं। उस परिवार में दो भाई थे, मुकुंद और सुधीर। मेरी बड़े भाई मुकुंद के साथ शादी हुई थी, पर उसके बाद मुझे किसी और से प्यार हो गया, इसलिए मैंने उससे डाइवोर्स ले लिया और दूसरी शादी कर ली। इस वजह से उल्टा उन लोगों ने मुझसे दुश्मनी पाल ली है और आप लोग सुनी सुनाई बात की वजह से हमें इस तरह पुलिस स्टेशन लेकर आ गए। यह सुनकर शिंदे की भौहें उठ गई। मतलब तुम्हारा यह कहना है कि वो लोग जानबूझकर तुम दोनों को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं? लता ने जवाब में कहा, बिल्कुल। मुकुंद को गुजरे ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, उसकी नेचुरल डेथ हुई थी। फिर भी उसका छोटा भाई सुधीर उसकी मौत के लिए मुझे जिम्मेदार ठहरा रहा है। मैं और मेरी बेटी एक नाइट क्लब में साफ सफाई का काम करते हैं। हमारी पहले से ही हालत खराब हो रखी है, पर सुधीर को फिर भी चैन नहीं है। उसका भाई मतलब मेरा पति मुकुंद अच्छा इंसान नहीं था और सुधीर तो बहुत ही गर्म दिमाग का आदमी है। मैंने सुना था कि वो बहुत सालों से अब्रॉड में काम कर रहा था। वहां पर उसने कोई क्राइम कर दिया था, इसलिए उसे रातों रात इंडिया भाग आना पड़ा। वो बहुत। लता आगे कुछ बोल पाए उसके पहले इंटरोगेशन रूम के दरवाजे पर दस्तक हुई और धीरे से दरवाजा खोलकर अंतरा ने शिंदे से कहा, अगर आपको कोई ऐतराज ना हो तो मैं इनसे कुछ बात करना चाहती हूँ। अंतरा को देखकर गायत्री थोड़ा चौंक गई। लता शक की निगाहों से अंतरा को देखने लगी। वो पहचानने की कोशिश कर रही थी कि यह अनदेखी औरत है कौन। शिंदे ने हाँ में सर हिलाकर अंतरा को अंदर आने के लिए कहा। अंतरा ने उसे थैंक यू कहा और वह लता और गायत्री के पास आकर खड़ी हो गई। लता और गायत्री दोनों अंतरा को देखने लगी। अंतरा ने अच्छे कपड़े पहने थे। अंतरा की पर्सनैलिटी देखकर लता की उससे बदतमीजी से बात करने की हिम्मत नहीं हुई। उसने जबरदस्ती की मुस्कुराहट के साथ अंतरा से पूछा, क्या आपने हमारे खिलाफ यह शिकायत की है? अंतरा ने हामी भरी। यह सुनकर लता अंतरा को ध्यान से देखने लगी। वो इस औरत को जानती भी नहीं थी। वो इससे कभी मिली हो ऐसा भी उसे याद नहीं आ रहा था। इसका मतलब यह था कि वो उसकी कोई दुश्मन तो नहीं हो सकती थी। यह सब सोचने के बाद लता को थोड़ी राहत मिली। उसने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ? अंतरा ने जवाब में कहा, आप मुझे जैनी बुला सकते हो। यह सुनकर लता ने कहा, नाम से तो ऐसा लग रहा है कि आप एनआरआई हो। तो मिस जैनी, मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि हमने उस घर में कोई आग नहीं लगाई। हमारी शिकायत करके आप अपना, पुलिस का और हमारा सबका वक्त बर्बाद कर रही हैं। क्या आपने हमें आग लगाते हुए देखा था? अंतरा ने उसके सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। उसके बदले वो लता को ध्यान से देखने लगी। अब यह वो लता नहीं थी जो हर वक्त अपने चेहरे पर घमंड लिए घूमती थी। अब उसके चेहरे पर सिर्फ झुर्रियां दिख रही थी। एक वक्त पर ब्रांडेड कपड़े पहनने वाली अब फटे हाल हो चुकी थी। उसकी पीठ भी झुक गई थी। अंतरा ने मुस्कुराते हुए कहा, लता, तुमने मुझे पहचाना नहीं? यह सुनते ही लता चौंक गई। हम पहले मिल चुके हैं, पर कहाँ? नाइट क्लब में या कहीं और? लता पूरी तरह कंफ्यूज हो गई थी। अंतरा ने जवाब में कहा, हम तो बहुत जगह मिल चुके हैं। बंसल परिवार के घर, दीक्षित परिवार के घर और यहाँ तक कि आहूजा निवास में भी। अंतरा की बात सुनकर लता की आंखें चौड़ी हो गई। उसने अंतरा से पूछा, तुम हो कौन? अंतरा मुस्कुराई, मैं वही हूँ जो तुम सोच रही हो। लता ने अपने ही ख्यालों में बोल दिया, तुम अंतरा हो? यह बोलने के तुरंत बाद लता ने खुद ही अपनी बात को नकार दिया। यह नामुमकिन है। अंतरा 4 साल पहले मर चुकी है और तुम उसकी तरह दिखती भी नहीं हो। तुम्हारी आवाज भी बिल्कुल अलग है। मुझे डराने की जरूरत नहीं है। तुम कौन हो यह बताओ। अंतरा ने कहा, मैंने कहा ना कि मैं वही हूँ जो तुम समझ रही हो। खैर, फिलहाल हम एक दूसरे से पहचान करने नहीं आए। अभी हम यह बात कर रहे हैं कि बंसल परिवार के घर में किसने आग लगाई। तो मैं पीएसआई शिंदे जी के सामने आप लोगों से कुछ सवाल करना चाहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सही सही जवाब देंगे। लता ने तुरंत कह दिया, तुम कितने भी सवाल पूछ लो,
पर सच्चाई तो यह है कि हमने कुछ भी नहीं किया। अंतरा ने मजाक उड़ाया। अच्छा, अगर ऐसा है तो तुम और गायत्री कल उस मोहल्ले में क्यों गए थे जहां पर बंसल परिवार का घर है? यह सुनते ही लता के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने अपने बचाव में कह दिया, हम लोग वहां गए ही नहीं थे, और तुम जो भी हो बिना सबूत के हम पर ऐसा घटिया इल्जाम नहीं लगा सकती। अंतरा ने बोला, किसने कहा कि मेरे पास सबूत नहीं है? यह सुनकर लता और गायत्री के होश उड़ गए। दोनों एक दूसरे को देखने लगी। लता ने फिर भी नॉर्मल रहने की पूरी कोशिश की और कहा, क्या क्या सबूत है तुम्हारे पास? बताओ जरा, हम भी तो जाने। इसके जवाब में अंतरा ने कहा, तुम लोगों की बदकिस्मती से सीसीटीवी में तुम लोग दिख चुके हो। यह सुनते ही लता हंस पड़ी। वो मेन रोड वाला सीसीटीवी? वो तो काफी टाइम से बंद पड़ा है। पहले भी मोहल्ले में चोरी हुई थी, तब लोगों ने शिकायत की थी, पर ना ही बीएमसी और ना ही पुलिस वालों ने उसे ठीक करवाया। अंतरा ने कहा, मैं उस सीसीटीवी की बात नहीं कर रही हूँ। मोहल्ले के चौराहे पर जो किराने की दुकान है, उसके सीसीटीवी की बात कर रही हूँ। यह सुनते ही लता की हंसी एकदम से गायब हो गई। अंतरा ने अपनी बात जारी रखी, जैसा कि तुमने कहा कि मोहल्ले में चोरियां हो रही थी, इसलिए उस किराने वाले ने सीसीटीवी लगवाया था ताकि अगली बार चोर पकड़े जाए, पर उसकी वजह से इस बार गुनहगार पकड़े गए। और कोई सबूत चाहिए? लता हड़बड़ा गई। उसने दलीलें देना शुरू कर दिया। वो दुकान तो बंसल परिवार के घर से कम 200 मीटर की दूरी पर है। हम तो बस वहां से गुजर रहे थे। इससे यह थोड़ी साबित हो जाता है कि मैं बंसल परिवार के घर गई थी। यह सुनकर अंतरा ने पूछा, तो बताओ, तुम दोनों वहां से क्यों गुजर रहे थे? मोहल्ले में ऐसा क्या काम था? लता ने तुरंत जवाब दिया, तुमसे मतलब? वो रास्ता तुम्हारे या बंसल परिवार की प्राइवेट रोड नहीं है, शहर का रास्ता है। अंतरा मुस्कुराई। बिल्कुल, वो रास्ता पब्लिक के लिए ही है, वहां पर कोई भी जा सकता है। तो तुम यह कबूल करती हो ना कि तुम दोनों कल बंसल परिवार के घर के आसपास गई थी? लता ने कहा, अगर कबूल कर लिया तो भी क्या, भले ही हम सीसीटीवी में दिख गए हो, लेकिन इससे यह साबित नहीं होता कि हमने वो आग लगाई थी। अंतरा ने हामी भरी। लता ने अपने दांत पीसते हुए कहा, जैनी, या जो भी तुम्हारा नाम है, तुमने हमें बेवजह फंसाने की कोशिश की है। मैं चाहूं तो कोर्ट में तुम पर मानहानि का केस कर सकती हूँ। अंतरा ने कहा, मैं तो चाहती हूँ कि तुम केस करो। यह सुनते ही लता चौंक गई। उसने सोचा नहीं था कि सामने वाली औरत उसे ऐसा जवाब देगी। अंतरा ने अपनी बात जारी रखी, मैं तुम्हारे बारे में बहुत कुछ जानती हूँ। ऐसा करते हैं, अगली बार हम लोग कोर्ट में ही मिलते हैं। तुम मुझ पर मानहानि का केस करोगी तो मुझे तुमसे माफ़ी मांगनी पड़ेगी, और ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हें थोड़ा पैसा देना पड़ेगा, पर उसके बदले में कोर्ट के सामने मैं तुम्हारी करतूतों का कच्चा चिट्ठा खोल दूंगी। लता ने तुरंत नकार दिया, मैं तो एक साफ सफाई करने वाली आंटी हूँ, मैंने कोई गलत काम नहीं किया। अंतरा मुस्कुराई। अच्छा, क्या तुमने महेश दीक्षित से शादी करने से पहले मुकुंद बंसल से डाइवोर्स लिया था? हमारे देश में बिना डाइवोर्स के दूसरी शादी करना गैर कानूनी है। ऊपर से तुमने तो महेश दीक्षित के साथ एक बेटा भी पैदा किया है। यह गुनाह तो कोर्ट में साबित हो ही जाएगा। यह बात तुम भी अच्छी तरह जानती हो। उसके बाद और इन्वेस्टिगेशन करने की परमिशन मिल जाएगी। फिर महेश दीक्षित को भी पूछताछ के लिए कोर्ट बुलाया जाएगा। धीरे धीरे तुम्हारे सारे अपराध बाहर आएंगे लता। यह सब सुनकर लता गुस्से से कांप उठी। उसे पता था कि महेश वैसे भी उसके खून का प्यासा था। अगर पुलिस वालों ने महेश से पूछताछ की तो वो पक्का लंबे समय के लिए जेल जाएगी। यह सब सोचकर लता ने अपने हथियार डाल दिए। उसका घमंड चकनाचूर हो गया। उसने अंतरा से पूछा, तुम चाहती क्या हो? अंतरा को हंसी आ गई। हम क्या यहाँ पार्टी करने आए हैं? तुम लोगों से कब से यही पूछा जा रहा है कि तुमने कल आग लगाई थी या नहीं। इस सवाल का जवाब दे दो। लता ने एक कड़वी मुस्कुराहट के साथ कहा, अगर मैंने तुम्हें सच बता दिया तो हमें छोड़ दोगी? अंतरा ने जवाब में कहा, तुम लोगों को छोड़ना कानून के बस में है, मेरे नहीं। लता ने एक गहरी सांस ली और अपना सर झुका लिया। हालांकि गायत्री चुप नहीं रह सकी, वो बुरी तरह डर गई थी। उसने लता से पूछा, मोम, यह है कौन और हमारे बारे में इतना कुछ कैसे जानती है?
लता ने सदमे में जवाब दिया। यह नरक का शैतान है जो हमें सजा दिलवाने आया है। यह सुनकर गायत्री के होंठ कांपने लगे। मैंने कहा था तुमसे कि बंसल परिवार पर हमला मत करो। हमें कल वहां जाना ही नहीं चाहिए था, पर तुम हो कि। गायत्री अपनी बात पूरी करे उसके पहले लता ने उसे टपली मारी। चुप रह बेवकूफ। हालांकि तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गायत्री ने खुद ही भांडा फोड़ दिया था। पुलिस वाले भी दोनों माँ बेटी को तेज नजरों से घूरने लगे। लता ने उन लोगों की तरफ ऊपर देखा और कहा, ठीक है, मैं कबूल करती हूँ कि हमने आग लगाई थी। शिंदे ने पूछा, पर ऐसा क्यों किया? लता ने जवाब में कहा, क्योंकि मुझे बदला लेना था। मेरे पति की भांजी अंतरा की वजह से मैं एक अमीर औरत से साफ सफाई वाली आंटी बन गई हूँ। वो तो मर गई है, इसलिए मैं अपना गुस्सा सिर्फ उसके परिवार पर ही निकाल सकती थी। मैं चाहती थी कि उसके मामा के पास भी हमारी तरह रहने के लिए कोई जगह ना रहे। लता ने अपना गुनाह कबूल कर लिया था, इसलिए उन दोनों को गिरफ्तार तो होना ही था। अब अंतरा को वहां रुकने की जरूरत नहीं थी। उसने लता और गायत्री की तरफ जीत की एक मुस्कुराहट से देखा और शिंदे से कहा, ओके सर, मैं निकलती हूँ। शिंदे ने हामी भरी। अंतरा के जाने के बाद उसने लता को थोड़ा लेक्चर दिया। मनमुटाव किस घर में नहीं होते, इसका यह मतलब थोड़ी है कि तुम लोग घर में आग लगा दो। आपस में बैठकर बात भी तो की जा सकती है ना। आपको तो अपनी बेटी को यह सब बातें सिखानी चाहिए, पर उसके बदले आप खुद ही गलत रास्ते पर निकल पड़ी। लता ने एक जबरदस्ती की मुस्कान के साथ जवाब दिया, सर आप सही कह रहे हैं, पर क्या है कि मेरा इस बंसल परिवार से 30 साल पुराना नाता है। हमारे बीच जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो आप लोगों को तुरंत समझाना आसान नहीं है। मैं एक अमीर घर से हूँ, पर उन लोगों ने हमारी यह हालत कर दी कि हमें नाइट क्लब में साफ सफाई करनी पड़ रही है। मैं मानती हूँ कि मैंने अपना आपा खो दिया और यह गुनाह कर दिया, पर क्या है कि अगर मुझ पर 100 वार होंगे तो मैं एक पलटवार तो करूंगी ही ना। यह पुलिस टीम नौजवानों की थी। उन्हें देखकर कोई भी कह सकता था कि इन लोगों ने हाल ही में पुलिस ट्रेनिंग खत्म करके ड्यूटी ज्वाइन की है, इसलिए केस को हैंडल करने का इनको कोई एक्सपीरियंस नहीं था। ऊपर से लता की बातें बनाने में और एक्टिंग करने में लता का टैलेंट ऑस्कर अवार्ड देने के काबिल था। उसने बीच बीच में 3-4 बार चक्कर आने का भी नाटक कर लिया था। शिंदे और उसकी टीम लता और गायत्री को नाइट क्लब से पकड़ कर लाई थी, इसलिए उन्हें यह तो पता था कि माँ बेटी वाकई में गरीबी में जी रहे थे। और दूसरी तरफ चैनी ने ब्रांडेड कपड़े पहने थे। इंसान का स्वभाव यही है कि जो कमज़ोर होता है उस पर सबको दया आती है। जब लता को चक्कर आने लगे तो गायत्री भी इतनी डर गई थी कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। यह नज़ारा देखकर पुलिस वालों को भी उन दोनों से थोड़ी हमदर्दी हो गई। शिंदे ने शांत लहजे में लता को समझाया, देखिए आंटी, जो भी हो, पर आपने गुनाह किया है, इसलिए आपको कस्टडी में तो रहना पड़ेगा। अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि आपको बदनाम किया जा रहा है तो आप भी सामने वाली पार्टी पर केस कर सकते हो। पुलिस वाला थोड़ा नरम पड़ गया है, यह देखते ही लता ने अपना नाटक शुरू कर दिया। उसने अपनी उंगली से आंसू पोंछे और एक कड़वी मुस्कुराहट के साथ कहा, मैं तो एक साफ सफाई वाली हूँ सर। लोगों पर केस करने की मेरी क्या ही औकात। मैंने उन पर केस कर दिया और अगर जीत भी गई तब भी वो लोग मुझे और मेरी बेटी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जैसे जैसे वो बोलती गई वैसे वैसे उसकी आंखों से आंसू और ज्यादा बहने लगे। लता बहुत बेचारी लग रही थी। शिंदे से रहा नहीं गया। उसने अपने कांस्टेबल से दोनों के लिए पानी मंगवाया और लता को दिया। आंटी, आप पानी पीजिए और शांत हो जाइए। क्या है कि हमें लोगों के साथ थोड़ी सख्ती बरतनी पड़ती है, पर इसका यह मतलब नहीं है कि हम बुरे लोग हैं। यह सुनते ही लता का मन खुशी से उछल पड़ा। हालांकि उसने अपनी आंखों में आंसू बरकरार रखे। उसने शिंदे का शुक्रिया अदा किया। थैंक यू बेटा, आप एक अच्छे इंसान हो। वैसे आपका नाम क्या है? शिंदे ने देखा कि लता उसे सर के बदले सीधा बेटा कहने लगी थी। हालांकि उसने लता से कुछ कहा नहीं और उसके सवाल का जवाब दिया। मेरा नाम रुपेश शिंदे है आंटी। लता ने मुस्कुराते हुए कहा, रुपेश बेटा, मैंने तो अपना गुनाह कबूल कर लिया है, पर आपको इस चैनी के बारे में भी पता लगाना चाहिए कि यह कौन है। आप लोगों ने देखा ना कि वो कितनी पावरफुल औरत दिख रही थी। उसने आप लोगों के सामने मुझसे तो बहुत सवाल पूछ लिए,
पर उससे किसी ने कुछ नहीं पूछा कि वो कौन है, कहाँ से आई है। और यह तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि वो बंसल परिवार से नहीं है और ना ही उसका उस परिवार से रिश्ता है। शिंदे ने लता को भरोसा दिया कि वो पता लगा लेगा और फिर कांस्टेबल को बोलकर लता और गायत्री को लॉकअप में बंद करवाया। हालांकि शिंदे को उन दोनों से थोड़ी हमदर्दी थी, इसलिए उन दोनों को बाकी गुनहगारों के साथ ना रखते हुए अलग लॉकअप में बंद करवाया। उसके बाद शिंदे अपने टेबल पर गया। उसे भले ही केस सॉल्व करने का एक्सपीरियंस नहीं था, पर वो बेवकूफ़ भी नहीं था। इंटरोगेशन के दौरान उसने जो बातें सुनी थी, उसके बाद खुद शिंदे के अंदर कई सवाल उठे थे। उसने इंटरनेट ब्राउज़र खोलकर जानी का नाम टाइप किया। हालांकि उसे जानी का सरनेम नहीं पता था, पर थोड़ी मेहनत करने के बाद उसे पता चल ही गया कि वह एक आर्किटेक्ट है जिसने प्रिट्जकर प्राइज़ अवार्ड भी जीता है। इसके अलावा उसे जानी के बारे में कोई खास जानकारी मिली नहीं। उसके बाद शिंदे ने अंतरा बंसल का नाम टाइप किया और उसके बारे में सर्च करने लगा। इंटरोगेशन के दौरान उन तीनों औरतों के बीच में जो बातें हुई, उसमें यह नाम कई बार बोला गया था। ऐसा लग रहा था इन लोगों के झगड़े की वजह वो अंतरा ही थी। दूसरी तरफ लॉकअप में लता ने अपने आंसू पोंछ लिए थे और बिल्कुल नॉर्मल हो गई थी, जैसे उसे कुछ हुआ ही ना हो। हालांकि वो किसी गहरी सोच में थी। गायत्री अपना गुस्सा नहीं रोक सकी और उसने पूछा, माँ वो औरत कौन है? लता ने उसकी तरफ देखकर कहा, पता नहीं, पर जो भी है उसके इरादे ठीक नहीं है। गायत्री ने कहा, वो हमारे बारे में लगभग सब कुछ जानती है माँ। पूछताछ वाले कमरे में मुझे कई बार ऐसा लगा कि हम लोगों के साथ अंतरा बात कर रही है, पर उसका रूप, रंग, आवाज सब कुछ अलग है। यहाँ तक कि उसके कपड़े भी अलग हैं और मर के तो कोई इंसान जिंदा नहीं हो सकता ना। लता ने कहा, वो जो भी हो, यहाँ से जल्द निकल कर उस जैनी का कुछ करना पड़ेगा, वरना वो हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकती है। गायत्री बोली, माँ उस जैनी की आंखों में हमारे लिए मुझे बिल्कुल वही नफरत दिखाई दे रही थी जैसी मैं अंतरा की आंखों में देखा करती थी। पर मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि हमारी यह नई दुश्मन अचानक कहाँ से टपक पड़ी, क्योंकि पिछले 4 सालों में हमने किसी के भी साथ कोई झगड़ा तक नहीं किया। लता को भी यही समझ नहीं आ रहा था। उसे एक ख्याल आया कि हो सकता है कि यह जैनी अंतरा की कोई दोस्त हो। उसने तुरंत गायत्री से पूछा, तुझे पता होगा ना कि अंतरा की किस किस के साथ दोस्ती हुआ करती थी? गायत्री ने जवाब में बताया, जहां तक मुझे पता है अंतरा की एक ही खास दोस्त थी, कश्यप ग्रुप वाले नीरज कश्यप की बेटी तन्वी कश्यप। लता ने कहा, तन्वी को तो मैं जानती हूँ, उसके अलावा? गायत्री ने अपना सर ना में हिलाया। स्कूल के बाद तो मैं अब्रॉड चली गई थी ना, उसके बाद अंतरा की कोई नई दोस्त बनी हो तो पता नहीं। यह सुनने के बाद लता फिर से सोच में पड़ गई। यह जैनी जो कोई भी हो, उसका मकसद वही है जो अंतरा का था। वो दोनों माँ बेटी का जीना हराम करना चाहती है। लता ने कहा, फिलहाल के लिए उस जैनी को छोड़ो। वैसे भी वो घर कबाड़ खाने से ज़्यादा कुछ नहीं था। अगर हमें मुआवजे के तौर पर 5-10 हज़ार रुपये देने भी पड़े तो कोई हर्ज नहीं है। इतने पैसों के बदले कम से कम उस सुधीर को तो हमने बेघर कर ही दिया। गायत्री ने हाँ में सर हिलाया और कमरे को ध्यान से देखकर कहा, वैसे यह जगह बुरी भी नहीं है। कम से कम नाइट क्लब के हमारे उस कमरे से तो यह कमरा बड़ा है। ऊपर से हमें बिना काम किए खाना भी मिलेगा। यह सुनकर लता थोड़ा चिढ़ गई। तुम सच में बेवकूफ़ हो गायत्री। हम लोग पुलिस स्टेशन में हैं, ना कि किसी होटल में। गायत्री ने कहा, मैं तो तुम्हारे लिए बोल रही थी। ना ही तुम्हें यहाँ फर्श पर पोछा लगाना पड़ेगा और ना ही बर्तन धोने पड़ेंगे। यह सुनकर लता ने भी कमरे में नज़र डाली। देखा जाए तो जगह बुरी नहीं थी। जैसा कि फिल्मों में दिखाते हैं, जेल में गंदगी होती है, बहुत कम रोशनी होती है, वैसा कुछ भी नहीं था। पिछले 4 साल से लता फटीचर जैसी जिंदगी जीकर थक चुकी थी। अब वो वैसी जिंदगी में वापस नहीं जाना चाहती थी। अचानक लता को एक ख्याल आया कि हो सकता है उसकी जिंदगी बदलने वाली है, इसलिए वो गिरफ्तार हुई है। गायत्री ने लता को गहरी सोच में देखकर पूछा, अब क्या सोचने लगी माँ? लता ने गायत्री के सवाल का जवाब देने के बदले उल्टा सवाल पूछा, गायत्री एक बात बता, तो उस नाइट क्लब वाली जिंदगी में वापस जाना चाहती है? पिछले 4 साल से गायत्री
नाइट क्लब में काम करती थी, फिर भी उस जगह का नाम आते ही उसकी रूह कांप जाती थी। जब से उसने अपनी खास दोस्त सुहानी कपूर की बातों में आकर देवेंद्र सेठी नाम के मोटे आदमी को अपने जाल में फंसाया और उसके साथ रातें बिताई थी, तब से उसकी हालत खराब हो गई थी। फिर भी गायत्री देवेंद्र को खुश करने के लिए पूरे 2 साल तक कोशिश करती रही, लेकिन फिर भी देवेंद्र वापस सुहानी के पास चला गया। सुहानी को देवेंद्र ने नई गाड़ी, घर, सब कुछ खरीद कर दिया था और जब गायत्री उसके साथ थी तब महीने के उसे सिर्फ 15-20 हज़ार रुपये दे देता था। देवेंद्र के साथ गायत्री को हर रोज सोना पड़ता था। इस वजह से उसने ऑपरेशन करवाकर अपना गर्भाशय भी निकलवा दिया था। इतना कुछ करने के बाद भी गायत्री के हाथ सिर्फ बीमारी लगी। उसके बाद से गायत्री और लता दोनों ही लता की थोड़ी बहुत कमाई पर जी रहे थे। कभी कभार किरण की तरफ से उन दोनों को कुछ पैसे दान में मिल जाते थे, पर अंतरा की मौत के बाद मिस्टर शैडो ने अपना पूरा गुस्सा लता और गायत्री पर निकाला था। नाइट क्लब के मालिक की मिस्टर शैडो के साथ पहचान थी, इसलिए मालिक ने लता और गायत्री का जीना हराम कर रखा था। एक सैलरी में वो सुबह 7 बजे से लेकर रात को क्लब बंद होने तक उन दोनों से काम करवाता था। पर इंटरोगेशन रूम में इस नरक जैसी जिंदगी से निकलने के लिए लता को उम्मीद की एक किरण नजर आई थी। लता को ख्याल आया कि अगर उन लोगों को पुलिस का सहारा मिल जाए तो क्या नाइट क्लब के मालिक की उन लोगों पर जुल्म करने की हिम्मत हो पाएगी। भले ही कबीर जिंदल कितना भी बड़ा आदमी हो, पर वो पुलिस का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुरंत ही लता के दिमाग में एक प्लान ने आकार ले लिया। उसने गायत्री को समझाते हुए कहा, देख बेटा, हमारी तकलीफ़ों से निकलकर फिर से एक अच्छी ज़िंदगी की शुरुआत करना सिर्फ तेरे हाथ में है। गायत्री को पता था कि जब भी लता ऐसी बात करती तो उसका एक ही मतलब होता था। गायत्री ने घबराते हुए पूछा, इस बार किसके साथ सोना है माँ? लता ने तुरंत उसे टोका, चल पागल, सोने की बात थोड़ी कर रही हूँ, मैं तो रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ। गायत्री ने सवालिया नज़रों से लता की तरफ देखा। लता ने उसे अपना प्लान समझाया। थोड़ी देर बाद एक कांस्टेबल खाना देने आया। लता ने उससे कहा कि उसे शिंदे साहब से मिलना है। कांस्टेबल ने मना कर दिया कि शिंदे साहब नहीं मिलेंगे। लता उससे विनती कर ही रही थी कि तब तक इत्तेफाक से शिंदे वहां से गुजरा। लता ने उसे देखकर तुरंत आवाज लगाई, रुपेश सर, मुझे आपसे एक बात करनी थी। कांस्टेबल खाना देकर चला गया और शिंदे सलाखों के पास आया। लता ने शिंदे का हाथ पकड़ लिया और बेबसी से कहा, सर, मुझे आपको एक तकलीफ देनी थी। वैसे तो मैं यह नहीं कहती, पर मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। यह सुनकर शिंदे ने पूछा, क्या हुआ आंटी, आपको अपनी फैमिली को कांटेक्ट करना है? कोई बात नहीं, नंबर दीजिए। लता ने उससे कहा, अरे नहीं नहीं बेटा, हमारा कोई परिवार नहीं है। इतना कहने के बाद लता ने गायत्री की तरफ इशारा किया और आगे कहा, दरअसल बात यह है बेटा कि मेरी बेटी बाहर का खाना नहीं खा सकती। अगर उसने खा लिया तो उसकी तबीयत खराब हो जाती है, पर वो भूखी भी तो नहीं रह सकती ना। इसलिए मैं आपसे बस इतनी ही विनती करना चाहती थी कि क्या आप उसके लिए बाहर से दूध मंगवा सकते हैं। और पैसों की फिक्र मत करो, मैं जेल से बाहर आने के बाद आपको पैसे दे दूंगी। शिंदे ने कोने में खड़ी गायत्री की तरफ देखा। वो इस तरह से झुककर खड़ी थी जैसे कि उसे बहुत कमजोरी हो। उसे देखकर शिंदे को हमदर्दी तो हुई, पर वो तुरंत लता की बात नहीं माना। शिंदे ने मना नहीं किया, इसलिए लता ने अपनी बात जारी रखी। मुझे पता है बेटा कि यह कानून के खिलाफ है, पर बेटा अगर बहुत ज़रूरी ना होता तो मैं आपको बोलती ही नहीं। लेकिन अगर आपके लिए ज़्यादा ही दिक्कत वाली बात है तो फिर छोड़ दो, मैं आपको कानून तोड़ने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। यह बोलते बोलते लता ने गायत्री की तरफ देखा। उसे इशारा मिल गया था। उसने चलने के लिए कदम बढ़ाए, पर उसके कदम लड़खड़ाने लगे। लता ने भी नाटक शुरू कर दिया। वो तुरंत गायत्री के पास गई और उसे पकड़ लिया। गायत्री बेटा, तू ठीक तो है? गायत्री ने अपनी कमजोर आवाज में कहा, माँ, मेरे अंदर बिल्कुल ताकत नहीं बची है। लता बोली, लगता है फिर से तुम्हारा ब्लड प्रेशर लो हो गया है। इतना कहने के बाद उसने शिंदे की तरफ देखा। रुपेश बेटा, प्लीज प्लीज हमारी मदद करो। शिंदे उन लोगों को शक की नज़र से देख रहा था, पर उसे यह भी डर था कि गायत्री को कुछ हो ना जाए।
क्योंकि वैसे भी गायत्री एक नॉर्मल इंसान से बहुत पतली थी। शिंदे ने तुरंत ही लॉकअप का दरवाज़ा खोला और अंदर आकर गायत्री को पलंग पर लेटाने में लता की मदद की। लता ने शिंदे की तरफ देखकर कहा, रुपेश बेटा, हमारी मदद कर दो, दूध मंगवा दो बेटा, मैं आपसे भीख मांगती हूँ। यह कहते हुए लता अपने घुटनों पर बैठने के लिए झुकी, पर तुरंत ही शिंदे ने उसे पकड़कर रोक लिया। अरे आंटी, क्या कर रहे हो? ठीक है, आप परेशान मत होइए, मैं जाकर आपके लिए दूध लेकर आता हूँ। यह सुनकर लता के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो बार बार शिंदे का शुक्रिया अदा करने लगी। शिंदे मुस्कुराया और वापस लॉकअप बंद करके चला गया। बाहर लॉबी में एक दूसरा पुलिस वाला था। उसने शिंदे को छोड़ा। क्या बात है, लो ब्लड प्रेशर का इलाज हो रहा है? हा हा हा। हालांकि शिंदे को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने अपने कंधे उछाले और कहा, अब वह सच बोल रही है या झूठ यह तो पता नहीं, पर अगर सच में उसकी तबीयत खराब हुई और उसे कुछ हो गया तो हम सब फंसेंगे। मैं जाकर उनके लिए दूध खरीद कर लाता हूँ। यह सुनकर दूसरा पुलिस वाला हंसने लगा। मतलब तुझे दामाद बनने की ट्रेनिंग मिल रही है? शिंदे ने कह दिया। तू पागल है क्या, कुछ भी बोलता है साला। शिंदे के कलीग ने कहा, अरे मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ। वो जो आंटी है ना, वह आर्किटेक्ट महेश दीक्षित की बीवी है। वो उसकी बेटी है। उसकी रुद्र आहूजा से शादी होने वाली थी, पर हो नहीं पाई। यह दोनों माँ बेटी बहुत शातिर हैं। कहते हैं कि इस लता ने सालों पहले महेश दीक्षित की एक्स गर्लफ्रेंड को मरवा दिया था। इंटरनेट पर थोड़ा रिसर्च कर सब मालूम पड़ जाएगा। यह सुनकर शिंदे चौंक गया। इसका मतलब यह था, इंटरोगेशन रूम में लता ने अपने आंसुओं से उसे बेवकूफ़ बनाया था। लता की बातें सुनकर शिंदे को लगभग यकीन हो गया था कि लता और उसकी बेटी बहुत ही कमज़ोर और गरीब हैं और उसे जैनी जैसे लोग परेशान कर रहे हैं। शिंदे ने तो यह तक सोच लिया था कि वह मामले की तह तक जाएगा और लता और गायत्री को इंसाफ दिलाएगा। शिंदे ने तुरंत ही अपना फ़ोन निकाला, लता और गायत्री के बारे में सर्च किया। उसे उन दोनों के इतिहास की काफ़ी सारी बातें पता चल गई। उसे समझ आ गया कि वह दोनों माँ बेटी पैसों के लिए किसी की भी दूसरी औरत बन सकती हैं। शिंदे ने अपने कलीग से कहा, मानना पड़ेगा इन दोनों माँ बेटी को। ज़रूरत पड़ने पर एक चुटकी में इनकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। इन दोनों को तो एक्टर बनना चाहिए था। थोड़ी देर बाद शिंदे दूध लेकर आया। उसने देखा कि गायत्री अभी भी बिस्तर पर लेटी थी। लता तुरंत सलाखों के पास आई और शिंदे से दूध लेकर फिर एक बार उसका शुक्रिया अदा किया। शिंदे बिना कुछ बोले वहां से चला गया। उसके जाते ही गायत्री तुरंत ही बिस्तर से उठकर लता के पास आई। उसे कोई कमजोरी नहीं लग रही थी। उसने कहा, माँ, मुझे नहीं लगता यह रुपेश मुझ में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड है। लता ने ताना दिया, हाँ, जब तूने रुद्र को अपने जाल में फंसाया था तब तो वो एक दिन में तेरे प्यार में पड़ गया था ना। यह सुनकर गायत्री की बोलती बंद हो गई। उसे अच्छी तरह से याद था कि रुद्र को पटाने में उसने कितने पापड़ बेले थे। गायत्री अंतरा से बिल्कुल उल्टी काली दिखती थी, तो भला रुद्र पहली नज़र में उसके प्यार में कैसे पड़ सकता था। इस वजह से गायत्री को हर वक्त बहुत सारा मेकअप थोप कर रखना पड़ता था। गायत्री यह सब याद कर रही थी, तब लता ने उससे कहा, जैसे रुद्र धीरे धीरे तुम्हारे प्यार में पड़ा था, ठीक वैसे ही रुपेश के दिल में तुम्हारे लिए जगह बनेगी। अब देख, वो हर रोज़ तेरे लिए दूध लेने आएगा। तू धीरे धीरे उसके साथ बातें बढ़ाते जाना। आज तक ऐसा कोई मर्द पैदा नहीं हुआ जो औरत से पटे नहीं। यह सुनकर गायत्री ने हाँ में सर हिलाया। वैसे भी वो इस नाइट क्लब की ज़िंदगी से छुटकारा पाना चाहती थी। उसका यह कंकाल जैसा पतला शरीर वो वापस पहले की तरह हरा भरा बना देना चाहती थी। यह रुपेश शिंदे दिखने में हैंडसम था और ऊपर से पुलिस वाला भी था। अगर उसकी ऐसी हालत में एक पुलिस वाला उसका बॉयफ्रेंड बने तो यह बड़े काम की बात थी। गायत्री यह सब सोच रही थी, तब लता ने उससे कहा, कल सुबह जब रुपेश यहाँ से गुजरेगा तब तुझे क्या करना है यह ध्यान से सुन। इतना बोलने के बाद लता ने गायत्री को प्लान का अगला कदम बताया। हालांकि अगले दिन सुबह से काफ़ी देर तक इंतज़ार करने के बाद भी उन लोगों को शिंदे नहीं दिखा। आखिरकार एक लेडी इंस्पेक्टर वहां से गुजर रही थी। तब लता ने उसे पुकारा। लता की आवाज़ सुनकर वह रुक गई। लता सलाखों के पास आई। मैडम, वो सुबह से शिंदे साहब नहीं दिख रहे।
वो लेडी ऑफिसर भी शिंदे की तरह सब इंस्पेक्टर थी। उसका नाम प्राजक्ता कदम था। प्राजक्ता ने बेरुखी से पूछा, क्यों, उससे क्या काम है? लता ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, नहीं, वह क्या है कि दरअसल वह मेरी बेटी के लिए दूध लेकर आने वाले थे। यह सुनते ही प्राजक्ता ने लता को ताना मारा, क्या रे बुढ़िया, तुम लोग यहाँ हमारे मेहमान बनकर आए हो क्या? रुपेश एक पुलिस इंस्पेक्टर है, तुम लोगों का दूध वाला नहीं। यह सुनकर लता की बोलती ही बंद हो गई। यह लेडी ऑफिसर उसके साथ बड़ी बदतमीजी से बात कर रही थी। हालांकि फिर भी लता ने हार नहीं मानी। उसने प्राजक्ता से कहा, मैडम, मैं तो बस पूछ रही थी, आपको बुजुर्गों के साथ प्यार से बात करनी चाहिए। प्राजक्ता ने फिर ताना मारा, अब बुजुर्ग लोग इस उम्र में चाले करेंगे तो कोई क्या करे? तुम लोगों को क्या लगा था यह तुम्हारा नाइट क्लब है, जो हर आदमी तुम्हारे जैसी गुनाहगार की बातों में आकर इस बाजारू औरत के चक्कर में पड़ जाएगा? सुनते ही गायत्री का चेहरा पीला पड़ गया। मैं तो बस हालात की मारी हूँ, प्राजक्ता ने कहा। हाँ हाँ, गिरफ्तार होने वाले सब लोग हालात के मारे ही होते हैं। एक तो किसी का घर जला देते हो, ऊपर से किसी के पति को अपने जाल में फंसाने की कोशिश करते हो। प्राजक्ता ने लता और गायत्री की इज्जत दो कौड़ी की कर दी। लता को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। उसने तुरंत प्राजक्ता से पूछा, मैडम, लगता है जिसने हमारे खिलाफ शिकायत दर्ज की है उसने आपको उल्टी सीधी बातें बताई हैं। वो क्या है कि उसके साथ हमारा रिश्ता ठीक नहीं है, इसलिए उसने हमारे खिलाफ आपके कान भरे हैं। आप उसकी बातों पर बिल्कुल भरोसा मत करना, वो झूठ बोल रही है। यह सुनकर प्राजक्ता हंस पड़ी। अरे आंटी, यह पुलिस स्टेशन है। यहाँ पर हम जिसे गिरफ्तार करते हैं उसके बैकग्राउंड चेक होते हैं। किसी के कुछ बताए बिना हम खुद ही सब कुछ पता कर लेते हैं। तुम दोनों की भी हमने पूरी हिस्ट्री निकाली है। मुझे पता नहीं था तुम लोग इतने फेमस हो। तुम लोगों के ऊपर तो पूरी वेब सीरीज बन सकती है। प्राजक्ता ने यह बोला ही था, तब तक एक कांस्टेबल खाना लेकर आया। प्राजक्ता ने लता से कह दिया, आज के दिन के लिए सिर्फ इतना ही खाना मिलेगा, दूध वूध कुछ नहीं मिलेगा। लता ने तुरंत नाटक करते हुए दलील दी, पर अगर मेरी बेटी का ब्लड प्रेशर लो हो गया तो? इसके जवाब में प्राजक्ता ने कहा, अगर ऐसा हुआ तो हम उसे हॉस्पिटल भेज देंगे, लेकिन याद रखना, अगर वहां पहुंचकर उसका ब्लड प्रेशर लो नहीं निकला तो तुम लोगों पर जेल तोड़कर भागने का चार्ज भी लग जाएगा। इसलिए सोच समझकर बीमार पड़ना। इतना बोलने के बाद प्राजक्ता मुड़कर तुरंत वहां से निकल गई। जब वह बाहर हॉल में आई तब शिंदे ने उसे थम्स अप का इशारा किया और कहा, तुम तो बेस्ट हो यार। प्राजक्ता ने कहा, ऐसे लोगों के साथ सख्ती बरतनी पड़ती है। कौन से एंगल से उसकी बेटी तुम्हें बीमार लग रही थी? मैंने अच्छी तरह देख लिया, वो एकदम तंदुरुस्त है। ऐसे क्रिमिनल्स की बातों पर आंख बंद करके भरोसा मत किया करो, शिंदे ने शर्मिंदगी से कहा। वो इतनी पतली और कमज़ोर है कि मुझे लगा कि उसको सच में लो ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, प्राजक्ता ने हंसते हुए कहा। इसीलिए कहते हैं कि आदमी कभी औरत को समझ नहीं पाएंगे, खासकर ऐसी शातिर और कमीनी औरतों को तो बिल्कुल नहीं, शिंदे बोला। सही कहा तुमने, औरतें ही औरतों को सबसे ज़्यादा अच्छे से समझ सकती हैं, प्राजक्ता ने शिंदे से पूछा। अच्छा, इन दोनों को आज मजिस्ट्रेट के पास लेकर गए थे ना, तो क्या बोला फिर मजिस्ट्रेट ने? शिंदे ने जवाब में कहा, यही कि अगर यह लोग मुआवजा देने के लिए तैयार हो जाएं तो इनको जमानत मिल सकती है। वैसे भी उस घर में ज़्यादा कुछ सामान था नहीं, मुश्किल से 10-15 हज़ार तक मुआवजा होगा। जज ने उन लोगों को 5 दिन का वक्त दिया है। दोनों माँ बेटी ने बोल दिया है कि वह लोग पैसों का इंतज़ाम कर लेंगे। शिंदे ने यह बोला ही था कि उसी वक्त अंतरा वहां पर पहुंची और उसने उन दोनों की बातें सुन ली। सिर्फ 5 दिन? अंतरा ने मन ही मन सोचा कि मामा का घर जलाने के बाद लता और गायत्री सिर्फ 5 दिन में छूट जाएंगे। अंतरा ने शिंदे और प्राजक्ता के पास जाकर कहा, सर, कल मैं फिर से घर गई थी और जितनी भी चीज़ें चल गई हैं उनकी लिस्ट बनाई है। प्राजक्ता ने अंतरा के हाथ से लिस्ट लेकर टोटल अमाउंट पर नज़र डाली तो वो दंग रह गई। 40 लाख रुपए, अंतरा ने जवाब में कहा। हाँ, और यह तो सिर्फ घर के अंदर जितनी चीज़ें थी उसकी कीमत लिखी है। अभी उसमें घर के रिपेयरिंग का खर्चा तो जोड़ना बाकी है।
इतना कहने के बाद अंतरा ने अपने पर्स से बिल्स निकाले और प्राजक्ता को देते हुए कहा, दरअसल मैं पिछले महीने रोम में थी और मेरी दोस्त के मामा भी वहाँ घूमने आए थे, तो मैंने उनके लिए काफ़ी सारी ब्रांडेड चीज़ें खरीदी थी। हालांकि मामा को पता भी नहीं था कि यह सब इतनी महंगी चीज़ें हैं। उन्हें लगा कि यह नॉर्मल कपड़े वगैरह हैं। पर कल जब मैंने यहाँ से वापस जाकर मामा से इन सब चीज़ों के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि वो सब चीज़ें घर में ही पड़ी थी। अच्छा हुआ कि मैंने सबके बिल्स अभी तक संभाल कर रखे थे। अंतरा की दी हुई लिस्ट ज़्यादा लंबी नहीं थी, पर उस पर लिखी हर एक चीज़ बहुत महंगी थी। उसमें ऐसे ऐसे ब्रांड्स के नाम लिखे थे जिनके नाम शायद ही उन पुलिस वालों ने सुने होंगे, और उनकी कीमत भी बहुत ज़्यादा थी। यह जानकर शिंदे और प्राजक्ता दोनों ही दंग रह गए। शिंदे बोला, दोनों माँ बेटी 40 लाख रुपयों का 5 दिन में कहाँ से इंतजाम कर पाएंगे? अंतरा ने मुस्कुराते हुए कहा, यह तो सिर्फ मामा के घर में जो चीजें जल गई उसकी लिस्ट है। इसके अलावा मामा पड़ोसियों के लिए भी कुछ चीजें लाए थे। उनकी कीमत तो इसमें जोड़ी ही नहीं है। हालांकि वो सब चीजें मामा के सामान जितनी महंगी नहीं थी। और सिर्फ यही नहीं, मामा के घर के साथ साथ आस-पास वाले पड़ोसियों के घर की दीवारें, आस-पास रखी चीजें भी जल गई। वो लोग भी मुआवजा मांग रहे हैं। मैंने उन लोगों को भी उनकी एक लिस्ट बनाने के लिए कह दिया है। यह सुनकर शिंदे ने कहा, मतलब मुआवजा कम से कम 50 लाख तक जाने के चांसेस हैं? जवाब में अंतरा ने कहा, बिल्कुल। सच कहूं तो दोनों माँ बेटी ने मेरी दोस्त के परिवार को अपना दुश्मन बना लिया है। हालांकि मामा या उनके परिवार के किसी सदस्य ने कभी भी लता या गायत्री का बुरा नहीं चाहा, पर मैंने यह कभी नहीं सोचा था कि यह माँ बेटी दोनों इस हद तक गिर जाएंगे और मामा का घर जला देंगे। इसका यही मतलब था कि वो मामा को जिंदा जला देना चाहते थे। मामा को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने फैसला किया कि इस बार वो इन दोनों को सबक सिखा कर रहेंगे। शिंदे ने पूछा, मतलब आपके मामा चाहते हैं कि? वो अपनी बात पूरी कर पाए उसके पहले अंतरा ने कहा, हाँ, मामा चाहते हैं कि उन्हें मुआवजा ना भी मिले तो चलेगा, पर लता और गायत्री को सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। यह सुनकर प्राजक्ता ने कहा, वैसे भी उन दोनों की हालत देखकर लग नहीं रहा कि वो 50 लाख रुपए दे पाएंगे। उन्हें जेल की ही सज़ा मिलेगी। अंतरा हल्के से मुस्कुराई, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग हमारे परिवार को, मतलब कि मेरी दोस्त के परिवार को इंसाफ दिलवाएंगे। शिंदे ने अंतरा को भरोसा दिया, आप फिक्र मत कीजिए, किसी के साथ नाइंसाफी ना हो, इसीलिए तो कानून बना है। यह सुनकर अंतरा मुस्कुराई। लता बहुत ही चालाक थी। उसने आज तक कानून के दायरे में रहकर कई गलत काम किए थे, पर इस बार वो बच नहीं पाएगी। अंतरा यह सोच रही थी, पर उसे पता नहीं था कि वो लता को कम आंक रही थी। पुलिस स्टेशन के बाहर एक गाड़ी में सुधीर बैठा हुआ था। वो बेसब्री से अंतरा का इंतजार कर रहा था। उसे आता देखकर तुरंत सुधीर ने पूछा, क्या हुआ बेटा? क्या कहा पुलिस वालों ने? अंतरा ने गाड़ी में बैठते हुए जवाब दिया, मैंने पुलिस वालों को बिल्स दे दिए हैं। उन लोगों का मानना है कि मुआवजे में इतनी बड़ी रकम लता और गायत्री कभी नहीं दे पाएंगे, इसलिए उन्हें जेल की सजा ही मिलेगी। यह बोलने के बाद अंतरा ने सुधीर के पतले हाथों पर अपना हाथ रखा और आगे कहा, आप फिक्र मत करो मामा, हमारा घर जलाने के बाद मैं उन दोनों को इतनी आसानी से बचने नहीं दूंगी। सुधीर की आंखें थोड़ी नम हो गई। हाँ बेटा, जैसा भी था वो हमारा घर था। 30 साल से भी ज़्यादा का वक्त हमने उस छत के नीचे गुजारा है। तुम लोगों का बचपन वहीं पर बीता है। भले ही वो घर पुराना हो गया था, फिर भी उसके हर एक कोने से हमारे जज्बात जुड़े हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि तुम्हारी माँ और बड़े मामा की कुछ चीज़ें थी, वो मैंने एक पेटी में रखी थी, वो सब भी जल गया। सबसे ज़्यादा दुख मुझे इस बात का है। अंतरा ने सुधीर को दिलासा दिया, माँ और बड़े मामा दोनों को पता है कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, और जब लता और गायत्री कुछ सालों के लिए जेल जाएंगे तब माँ और बड़े मामा दोनों की आत्मा को शांति मिलेगी। सुधीर ने कहा, भरी, तुम्हारे बड़े मामा काफ़ी नरम दिल थे। गायत्री ने उनके साथ कितना भी बुरा सलूक किया हो, पर आखिर में वो उनकी बेटी है, उनका अपना खून। अंतरा ने कहा, ऐसी बेटी होने से अच्छा है इंसान बे औलाद रहे।
अगर गायत्री ना होती तो कम से कम बड़े मामा और आप दोनों को जिंदगी में इतनी तकलीफें नहीं झेलनी पड़ती। सुधीर ने गहरी सांस ली। सब किस्मत का खेल है बेटा। यह कहने के बाद सुधीर को कुछ याद आया और उसने अंतरा की तरफ देखकर पूछा, पर बेटा तुमने मेरे लिए वो सब चीजें कब खरीदी थी जिसकी लिस्ट तुमने पुलिस वालों को दी? अंतरा मुस्कुराई। मैंने खरीदा था, पर मैं जल्दबाजी में इंडिया आने के लिए निकली, इसलिए वो मेरे लंदन वाले घर पर ही रह गया। पर इत्तेफाक से उसके बिल्स मेरे पर्स में ही पड़े थे, सो काम आ गए। सुधीर ने कहा, इस बार इन दोनों माँ बेटी को इनके पापों की सज़ा मिलनी चाहिए। अंतरा ने गाड़ी स्टार्ट की और गियर शिफ्ट करते हुए कहा, इस बार उन्हें ज़रूर सज़ा मिलेगी मामा। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। यह कहने के बाद अंतरा ने गाड़ी चलाई। सुधीर अभी भी कंफ्यूज था। पर पड़ोसियों की चीज़ों का क्या? मैंने तो उनके लिए भी कुछ नहीं खरीदा था। अंतरा मुस्कुराई। आप उसका टेंशन मत लो, मैं सब संभाल लूँगी। यह सुनने के बाद सुधीर ने ज़्यादा कुछ पूछा नहीं। थोड़ी देर में वो लोग होटल सहारा पहुंच गए। सुधीर अपने कमरे में चला गया और अंतरा किचन में जाकर खाना पकाने की तैयारी में लग गई। कुछ देर में उसका फ़ोन बजा। अंतरा ने स्क्रीन पर विक्रांत का नाम पढ़ा। उसने फ़ोन उठाकर कहा, हाँ विक्रांत बोलिए, कैसे हो आप? सामने से जवाब आया, अंतरा मैं हूँ। अंतरा थोड़ा चौंक गई। ओह ऋषभ, तुम ठीक हो अब? इसके जवाब में ऋषभ ने ताना मारा, यह सवाल तुम्हें तब पूछना चाहिए जब तुम मुझे फ़ोन करो, ना कि तब जब मैं फ़ोन करूं। अरे हाँ, तुम तो वैसे भी मुझे कभी कॉल नहीं करती। अंतरा को थोड़ा गिल्टी फील हुआ। उसने ऋषभ से माफ़ी मांगी। सॉरी ऋषभ, वो मैं। अंतरा अपनी बात पूरी करे उसके पहले ऋषभ ने कह दिया, हाँ ठीक है ठीक है, अब मुझे सफाई नहीं चाहिए। कहाँ हो तुम? अंतरा ने बताया कि वह होटल सहारा में है। ऋषभ तुरंत सतर्क हो गया। अब यह मत कहना कि कबीर तुम्हारे साथ है। अंतरा ने कहा, नहीं, यहाँ पर सिर्फ मेरे मामा है। ऋषभ ने पूछा, पक्का ना? मुझसे झूठ तो नहीं बोल रही हो? अंतरा ने जवाब में कहा, पक्का बाबा। यह सुनकर ऋषभ ने चैन की सांस ली। तुम मेरे साथ मेरे घर नहीं आई। उसके दुख से ज़्यादा तुम कबीर के घर नहीं गई, उसकी खुशी मुझे ज़्यादा है। खैर, मेरे एक्सीडेंट के बाद तुम एक भी बार मुझसे मिलने नहीं आई। आज तुम यहाँ आ रही हो, मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए। यह सुनकर अंतरा सोच में पड़ गई। वो ऋषभ से मिलने तो चली जाएगी, पर उसे समझाएगी कैसे कि वो मिस्टर सैडो से शादी कर रही है।